हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव धातु है। तो यहाँ कुछ धातुओं के हमें ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है पारद सीजियम ब्रोमीन, बी ऑप्शन में बताया जा रहा है गैलियम सीजियम पारद, सी में बताया जा रहा है कि ब्रोमीन पारद गैलियम, डी में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। तो स्टूडेंट्स, सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। और अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी गैलियम सीजियम जो पारद है स्टूडेंट्स, ये जो तीनों धातुएं हैं स्टूडेंट्स, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या जो सामान्य तापमान होता है, जो सामान्य तापमान होता है उस तापमान पर ये स्टूडेंट्स द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं स्टूडेंट्स। और इन धातुओं के समूह में अगर हम सीजियम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो सीजियम धातु है ये स्टूडेंट्स पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। ये स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें आप कि ये सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व की श्रेणी में आता है सीजियम। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि शास्त्रीय स्थिति खेती संबंधी अभ्यास एवं फसल की पैदावार को प्रभावित करती है। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है केवल मृदा की गुणवत्ता, बी केवल मौसम, सी केवल जल संसाधनों की उपलब्धता और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट्स। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। और अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो फसल की पैदावार को प्रभावित करती हैं कौन से वो कारक हैं जो फसल की पैदावार को प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों कारक सही बताए गए हैं कि मृदा की गुणवत्ता कह सकते हैं, मौसम कह सकते हैं, जल संसाधनों की उपलब्धता है। ये तीनों ही कारक किसी फसल की पैदावार को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रभावित करते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपने संघटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है स्टूडेंट्स। यानी जो प्रकाश होता है वो अपने अवयवी जो रंग होते हैं, 7 रंग जो होते हैं श्वेत प्रकाश में, उसमें उसका विभाजित होने की इस घटना को क्या कहा जाता है या वो घटना क्या कहलाती है, उसको क्या बोला जाता है? तो ए ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सामान्य बोला जाता है उसको, बी में बताया जा रहा है कि प्रकीर्णन कहा जाता है उस घटना को, सी में बताया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम बोला जाता है उसे, और डी में बताया जा रहा है कि परावर्तन कहा जाता है उस घटना को। तो जल्दी से सही आंसर क्या है? उसका सही आंसर आप नोट डाउन करें इस थर्ड क्वेश्चन का। और अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका क्या है सही आंसर? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना स्टूडेंट्स प्रकीर्णन कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अवस्थर की ऑक्सीकरणी भंजन की परिणति निम्न की अवमुक्ति के रूप में होती है। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है कि एथिल अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल, बी एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसका क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पादों को चुनें। यानी जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में जो ग्लूकोज का जो चयापचय होता है, तो उसके फलस्वरूप जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं, जो उत्पाद बनता है वो क्या है? तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है कि पायरुविक अम्ल प्लस ऊर्जा, बी में बताया जा रहा है कि लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, सी में बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल तथा प्लस ऊर्जा, डी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तथा ऊर्जा। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। और अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी। लैक्टिक अम्ल तथा जो ऊर्जा है ये स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज की चयापचय के उत्पाद के रूप में है स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है जब कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अनॉक्सीशोषण होता है। अनॉक्सीशोषण होता है और अनॉक्सीशोषण जब प्रारंभ हो जाता है तो इस दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो शर्करा होती है, ग्लूकोज कह सकते हैं, शर्करा कह सकते हैं हम, उनका अपूर्ण दहन होता है। जो दहन होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, अपूर्ण दहन होता है। और अपूर्ण दहन द्वारा स्टूडेंट्स लैक्टिक अम्ल और 2 एटीपी के बराबर 2 एटीपी के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6। यदि एक परमाणु के K, L, M तथा N कोश पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर दिए जाते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे अभी। ए ऑप्शन में बताया जा रहा है 50, बी ऑप्शन में बताया जा रहा है 32, सी ऑप्शन में बताया जा रहा है 18 और डी ऑप्शन में स्टूडेंट्स 60। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं, मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी 60। यानी कोई जो परमाणु है, किसी एक परमाणु की बात की जा रही है और उसके जो कोश हैं K, L, M और N, इन कोश को अगर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर दिया जाता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। तो वो संख्या होगी स्टूडेंट्स 60 होगी। देखा जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो भराव है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों के अनुसार होता है। जो ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं उन ऊर्जा स्तरों के अनुसार अलग अलग होता है इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है। नाभिक से दूरी के आधार पर जो पहली कक्षा होती है स्टूडेंट्स, देखा जाए तो माना कि ये नाभिक है तो ये जो पहली कक्षा है वो स्टूडेंट्स होती है K, ठीक है। दूसरी जो कक्षा होती है वो होती है स्टूडेंट L, तीसरी जो कक्षा होती है वो होती है M और चौथी कक्षा जो होती है वो होती है स्टूडेंट्स N। तो इस तरीके से देखा जाए तो नाभिक से दूरी के आधार पर जो प्रथम कक्षा है वो K कहलाती है, दूसरी कक्षा L कहलाती है, तीसरी कक्षा M कहलाती है और चौथी जो कक्षा होती है वो N कहलाती है। तो स्टूडेंट देखा जाए तो जो K कक्षा होती है, K की अगर हम बात करें, जो K कक्षा होती है स्टूडेंट्स उसमें जाते हैं स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अधिकतम जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की भरने की वो 2 होती है। और अगर हम L कोश की अगर हम बात करें तो L कोश में स्टूडेंट्स अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और M कोश की अगर हम बात करें तो M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और N कोश में अगर हम देखा जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये अधिकतम संख्या होती है 32 की। अब अगर हम देखा जाए तो इन चारों में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर हम जोड़ दें, इन सभी को अगर हम जोड़ दें स्टूडेंट्स 2 + 8 + 18 + 32, तो जो टोटल नंबर आता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वो स्टूडेंट 60 आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यदि अगर हम किसी एक परमाणु जिसके K, L, M तथा N कोश को अगर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से अगर हम भर देते हैं तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होगी वो स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन है कि शब्द जीन द्वारा गढ़ा गया था। ये जो शब्द जीन है, इस जीन शब्द का जो प्रयोग है ये किनके द्वारा गढ़ा गया था या उपयोग किया गया था या प्रयोग किया गया था। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है मेंडल, बी ऑप्शन में बताया जा रहा है वाटसन, सी ऑप्शन में बताया जा रहा है जोहानसन और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है डार्विन। तो स्टूडेंट सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आप नोट डाउन करें। इसका सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी जोहानसन इसका सही आंसर है। जो शब्द जो जीन था, इस शब्द जीन को स्टूडेंट्स जोहानसन के द्वारा गढ़ा गया था, इसका प्रयोग किया गया था। और जीन शब्द का उपयोग देखा जाए तो 1902 में जोहानसन ने किया था। इस शब्द का उपयोग या प्रयोग कह सकते हैं 1902 के आसपास। अब देखा जाए तो जो जीन होते हैं स्टूडेंट्स, ये गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जो डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिनका कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उन लक्षणों को धारण करने का कार्य करते हैं तथा उनका स्थानांतरण भी स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन है कि पूरा उपकरण जिसमें इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट
तथा उन्हें धारण करने वाला पात्र शामिल होता है कहलाता है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उस उपकरण को क्या बोला जाता है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन में बताया जा रहा है वोल्टामीटर बोला जाता है उसे, बी में बोला जा रहा है थर्मामीटर बोला जा रहा है उसे, सी में बोला जा रहा है कि ए मीटर है, डी में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोमीटर बोला जाता है उसे। तो उस उपकरण को क्या बोला जाता है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए वोल्टामीटर बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वह पूरा तंत्र तंत्र जिसमें क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट तथा उन्हें धारण करने वाला जो पात्र होता है शामिल होता है स्टूडेंट्स, उसे बोला जाता है वोल्टामीटर। इस चीज़ को ध्यान में रखें, उस तंत्र को या उस उपकरण को हम क्या कहेंगे, वोल्टामीटर कहेंगे। ठीक है ना। यह क्या करता है, ये एक विद्युत रासायनिक उपकरण है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये एक विद्युत रासायनिक उपकरण है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। और रासायनिक ऊर्जा को स्टूडेंट्स विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि बीज के आकार के लिए परस्पर विरोधी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में बताया जा रहा है पीला और हरा, बी में बताया जा रहा है गोल और झुर्रीदार, सी में बताया जा रहा है फूला हुआ और संकुचित, और डी में बताया जा रहा है ग्रे और सफ़ेद। तो इसका सही आंसर क्या है, आप सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी गोल और झुर्रीदार। ये स्टूडेंट्स देखा जाए तो बीज के आकार के लिए परस्पर विरोधी विशेषताएं हैं, ये विरोधी विशेषताओं के अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो गोल है और जो झुर्रीदार है ये परस्पर कैसी विशेषताएं हैं, विरोधी विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 कि अपचयन होने से पूर्व धातु सल्फाइड को इसमें परिवर्तित करना पड़ता है। यानी जो अपचयन की जो प्रोसेस है उससे पहले जो धातु सल्फाइड होता है उसे किस में परिवर्तित करना पड़ता है, ए ऑक्साइड में, बी सल्फेट में, डी सी धातु में और डी कार्बोनेट में। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए ऑक्साइड में। यानी जो धातु निष्कर्षण की जो प्रोसेस होती है, धातु निष्कर्षण के प्रक्रम में ऐसे धातु अयस्क जो प्रकृति में सल्फाइड रूप में प्राप्त की जाती है, जिनको सल्फाइड रूप में प्राप्त किया जाता है, ऐसे अयस्क धातु के ऐसे अयस्क स्टूडेंट जिनको सल्फाइड के रूप में प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें अपचयन के पहले, जैसा क्वेश्चन बताया है, तो अपचयन से पहले स्टूडेंट्स क्या किया जाता है कि उनकी जो क्रिया होती है, उनकी क्रिया ऑक्सीजन से करवा करके उन्हें ऑक्साइड में बदला जाता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपचयन से पूर्व धातु सल्फाइड को इसमें परिवर्तित करना पड़ता है, तो वो स्टूडेंट्स कहलाता है ऑक्साइड। कि अपचयन से पूर्व जो धातु सल्फाइड होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी ऑक्सीजन से क्रिया कराकर उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 के निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो इन 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन जो है वो उपकला ऊतक की श्रेणी में नहीं आता है। ए शल्की, बी स्तंभाकार, सी घनाकार और डी संयोजी। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका क्या है सही आंसर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स संयोजी। यानी बाकी की अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिला, जैसे सल्की है, सल्की उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, घनाकार उपकला ऊतक होता है, लेकिन संयोजी जो है वो संयोजी उपकला ऊतक की श्रेणी में नहीं आता स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जीव सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा नहीं जा सकता, निम्न में से कौन सा जीव सूक्ष्मदर्शी का नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है कि निम्न में से कौन सा जीव सूक्ष्मदर्शी का नहीं है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी अमीबा या डी जू।
यानी ऐसा जीव जो सूक्ष्मदर्शी से के बिना भी देखा जा सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये मतलब निकल रहा है कि जो जीव है इन चारों श्रेणी में, वो कौन सा जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख, मतलब जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना भी देखा जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ए जीवाणु है, बी विषाणु है, सी अमीबा है और डी जू है। यानी कि हमें देखना है कि कौन सा वो जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना भी देखा जा सकता है, यानी जो जीव है वो सूक्ष्मदर्शी का नहीं है। तो सही आंसर जल्दी से आप नोट डाउन करें, इसका क्या है सही आंसर। अब मैं आपको इसका सही आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी जू एक ऐसा जीव है जो सूक्ष्मदर्शी का नहीं है, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखने वाला जीव नहीं है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के बिना भी हम इस जीव को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखा जाए तो जो जू है स्टूडेंट्स, इसे नग्न आँखों से सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देखा जा सकता है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये जो जीव है ये सूक्ष्मदर्शी जीव नहीं है, सूक्ष्मदर्शी जीव नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जबकि अगर हम बात करते हैं जीवाणु के, विषाणु का, अमीबा की, ये स्टूडेंट्स सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखा जा सकते, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये स्टूडेंट्स ये सूक्ष्मदर्शी जीव के अंतर्गत आते हैं, ये तीनों के तीनों, जीवाणु, विषाणु और अमीबा। तो चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है कि कोशिका स्राव निम्न के द्वारा संसाधित और संकुलित किए जाते हैं स्टूडेंट्स। जो कोशिका स्राव है वो किसके द्वारा संसाधित और संकुलित किए जाते हैं। ए ऑप्शन में बताया जा रहा है गोल्जी उपकरण, बी ऑप्शन में बताया जा रहा है नाभिक, सी ऑप्शन में बताया जा रहा है अंतःद्रव्य जालिका और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है सूत्र कणिका। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, इसका क्या है सही आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए गोल्जी उपकरण है। यानी कि देखा जाए तो गोल्जी उपकरण कोशिका के अंदर बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को संसाधित करने का कार्य करते हैं तथा संकुलित करने का कार्य करते हैं, और ये कार्य करता है स्टूडेंट्स गोल्जी उपकरण। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।